हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। राकेश ऑफिस से घर पहुंचा। घंटी बजाई तो विनीता ने दरवाज़ा खोल दिया। विनीता पर नज़र पड़ते राकेश का मन खिन्नता से भर गया। उसने एक उड़ती सी नज़र विनीता पर डाली और सीधे बेडरूम में चला गया। कपड़े बदलकर वह बाथरूम में फ्रेश होकर निकला तो विनीता कमरे में आ गई। चलो चाय नाश्ता रख दिया है, विनीता कोमल स्वर में बोली। राकेश और भी चिढ़ गया। चप्पलें घसीटता हुआ डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। तब तक बच्चे भी आ गए। सब खाते पीते बातें करने लगे। बच्चों के साथ बात करते करते उसका मूड कुछ ठीक हो गया। अभी वे बातें कर ही रहे थे, विनीता फिर उठ गई और जूठे बर्तन समेटने लगी। उसने विनीता पर नजर दौड़ाई। फैला बेडौल शरीर, बढ़ा पेट, कमर में खोसा साड़ी का पल्ला, बेतरतीब बालों को ठूस कर बनाया जूड़ा, बेजान होता चेहरा। बच्चों के साथ बातें करते करते राकेश का ठीक होता मूड फिर उखड़ गया। विनीता बर्तन उठाकर किचन में चली गई। उसके प्रेशर कुकर, चकला, बेलन और बर्तनों की खनखन ने अपना बेसुरा संगीत शुरू कर दिया था। राकेश ने झुंझलाकर अखबार उठाया और बाहर बरामदे में चला गया। थोड़ी देर सुबह के पढ़े बासी अखबार को दोबारा पढ़ता रहा। फिर शाम का धुंधलका छाने लगा तो दिखाई देना कम हो गया। उसने लाइट नहीं जलाई। अंदर जाने का मन नहीं किया। कुर्सी पर पीछे सिर टिकाकर यादों में खो गया। इसी विनीता को कभी राकेश ने लड़कियों की भीड़ में पसंद किया था, घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनाया था। उसके जेहन में वह दुबली पतली बड़ी बड़ी आंखों वाली सी छवि तैर गई। चाचा की बेटी की शादी में कानपुर गया राकेश जब लौटा तो अकेला नहीं आया। विनीता का वजूद भी उसके जेहन से लिपटा साथ आ गया। बारातियों से हंसी ठिठोली करती दुल्हन की सहेलियों के बीच उसकी नज़र गोरी लंबी छरहरी विनीता पर अटक गई। विनीता की लंबी वेणी दिल से लिपट गई। विनीता के गुलाबी गाल, बड़ी बड़ी आंखों की झील सी गहराई, रसीले होठों की चमक भुलाए न भूली। जब भी आंखें बंद करता हंसती मुस्कुराती विनीता उसकी आंखों में उतर जाती। राकेश इंजीनियर था, बहुत अच्छी नौकरी में था। उसके पिता रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे। बहुत अच्छे अच्छे घरों से शादी के प्रस्ताव उसके पिता के पास उसके लिए आए हुए थे। उन सब पर घर में सलाह मशवरा चल रहा था। वह खुद भी बहुत खूबसूरत था। इंजीनियरिंग कॉलेज में कई लड़कियां उस पर जान छिड़कती थी, पर वह किसी की गिरफ्त में नहीं आया। निशा से तो उसकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वह उसे केवल दोस्त मानता था। निशा ने उसे कई तरह से जताया कि वह उससे शादी करना चाहती है, पर साधारण शक्ल सूरत की निशा उसे शादी के लिए पसंद नहीं आई। मगर विनीता अपना जादू चला चुकी थी। घर में आए सारे विवाह प्रस्तावों को नकार कर जब उसने माँ के सामने अपनी बात रखी तो माँ ने चाचा को फ़ोन करके सारी बात बताई। फिर उन्होंने विनीता के बारे में सब कुछ पता लगाया। विनीता बीए पास एक सामान्य घर की लड़की थी, दूसरी जाति की भी थी। माता पिता ने राकेश को बहुत समझाया कि सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। लड़की किसी भी तरह से उसके योग्य नहीं है। आजकल के हिसाब से उसे ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं कहा जा सकता। बीए पास तो है, कौन सा मुझे उससे नौकरी करवानी है, राकेश बोला। बात नौकरी की नहीं है बेटा, घर का रहन सहन, स्कूलिंग, ये सभी मायने रखते हैं। इन सब बातों का असर इंसान के विचारों पर पड़ता है। आज समय बहुत बदल गया है। कुछ समय बाद तुझे खुद यह बात महसूस होने लगेगी। बीए तो हमारी काम वाली की बेटी भी कर रही है, तो क्या तू उससे शादी कर सकता है? पिता का ऐसा कहना राकेश को खल गया। काम करने वाली बेटी की तुलना विनीता से करने से उसका दिल टूट गया। फिर चिढ़कर बोला, बाकी बातें तो सीखने की है, सिखाई जा सकती है, पर जो चीज़ कुदरत देती है वह पैदा नहीं की जा सकती। मेरे साथ रहेगी तो सब सीख जाएगी। अपनी दलीलों से राकेश ने माता पिता को चुप करा दिया था। आखिर माता पिता मान गए। विनीता उसके जीवन में क्या आई, वह उसके रूप, सौंदर्य व भोली भाली बातों में पूरी तरह डूब गया। विनीता जितनी सुंदर थी, उसका स्वभाव भी उतना ही अच्छा था। सास ससुर ने उसे खुले मन से स्वीकार कर लिया। वे उसे बहुत प्यार करते थे। प्यार तो राकेश भी उसे दीवानों की तरह करता था। ऑफिस से छूटते ही सीधे घर की दौड़ लगाता, लेकिन घर आकर देखता विनीता किचन में उलझी हुई कभी ससुर जी के लिए सूप बना रही होती है, कभी सास के लिए घुटनों का तेल गरम कर रही होती है,
कभी गर्म पानी की थैली भर रही होती है, कभी सब्जी काट रही होती, तो कभी उसके लिए बढ़िया नाश्ता बनाने में मसरूफ़ होती है। छोड़ो ना विनीता ये सब, मुझे यह सब नहीं चाहिए, कह राकेश गैस बंद कर देता। माँ पापा का काम तुम पहले निपटा लिया करो, जब मैं आऊँ तो सिर्फ मेरे पास रहा करो। वह उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश करता। विनीता कसमसा जाती। क्या करते हो, माँ आ जाएगी, कह वह जबरन खुद को छुड़ा लेती। तो फिर कमरे में चलो, राकेश शरारत करते हुए कहता। अरे कैसे चल दूँ, खाना बनाने में देर हो जाएगी। वह उसे चाय का कप थमा देती। देखो मैंने आपके लिए ब्रेड रोल बनाए हैं, खाकर बताओ कैसे बने हैं। वह कुड़कर कहता, हमारी नई नई शादी हुई है विनीता, तुम समझती क्यों नहीं। और वह उसे फिर पास खींचकर बाहों में भरने का प्रयास करता। विनीता परे झटक जाती। अपने मचलते अरमानों को काबू कर राकेश पैर पटकता किचन से बाहर निकल जाता। उसका बहुत मन करता कि विनीता सब कुछ उसके आने से पहले निपटाकर अच्छी तरह सज धज कर उसका इंतजार करे और उसके आने के बाद उसके पास बैठे, उसके साथ घूमने चले, फिल्म देखने चले, बाहर खाना खाने चले, आइसक्रीम खाने चले। मगर शायद विनीता की ज़िंदगी में इन सब बातों की प्राथमिकता नहीं थी। उसने अपनी माँ को भी ऐसे ही काम में उलझा हुआ देखा था और यही सोचती थी कि काम करने से ही सब खुश होते हैं, यहाँ तक कि पति भी। पति पत्नी के बीच इसके अलावा दूसरी बातें भी हैं जो इससे भी जरूरी है। पति पत्नी के रिश्ते के लिए यह वह नहीं समझती थी। यहाँ तक कि अखबार पढ़ना, टीवी पर खबरें सुनना, इन सब बातों से भी उसका कोई मतलब नहीं रहता था। उसके लिए घर और घर का काम, सास ससुर की सेवा, पति की देखभाल, बस यही सब कुछ था। राकेश का मन करता कि उसकी नई नवेली बीवी उससे कभी रूठे और वह उसे मनाए या उसके नाराज होने पर वह उसे मनाए, मीठी छेड़छाड़ करे। पर धीरे धीरे उसे लगने लगा कि इस माटी की खूबसूरत गुड़िया से ऐसी बातों की उम्मीद करना बेकार है। समय बीतता रहा, उनके 2 बच्चे भी हो गए। अब तो विनीता और भी ज़्यादा व्यस्त हो गई, उसके पास पल भर के लिए भी फुर्सत नहीं रहती। वह कई बार कहता, विनीता खाना बनाने के लिए कोई रख लो, तुम बस अपनी देख रेख में बनवा लिया करो, काम में इतनी उलझी रहती हो, मेरे लिए तो तुम्हारे पास कभी समय नहीं रहता। कब समय नहीं रहता आपके लिए, विनीता हैरानी से कहती। कौन सा काम नहीं करती हूँ आपका। विनीता, काम ही तो सब कुछ नहीं होता, तुम समझती क्यों नहीं। हमारी यह उम्र लौटकर नहीं आएगी, बहुत सी ज़रूरतें होती है तन मन की, इन्हें तुम समझना नहीं चाहती। बिस्तर पर एक मशीन की तरह ज़रूरत पूरी करके सो जाना तो सब कुछ नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जीवन में। विनीता राकेश की सारी ज़रूरतों को समझती पर उसके मन को ना समझती। वह अच्छी बहू थी, अच्छी माँ थी, अच्छी पत्नी थी, पर अच्छी साथी नहीं थी। और एक साथी की कमी राकेश को हमेशा अकेलेपन और एक अजीब सी तृष्णा व भटकन से भर देती। राकेश का मन करता उसके दोस्तों की बीवियों की तरह विनीता भी तरह तरह के ड्रेसेस पहने जो शालीन पर फैशनेबल हो। कम से कम चूड़ीदार सूट, अनारकली सूट ये तो पहन ही सकती है। यही सोचकर वह एक दिन उसे किसी तरह पटाकर बाजार ले गया, लेकिन विनीता कोई भी ड्रेस, यहाँ तक कि सूट खरीदने को भी तैयार नहीं हुई। अरे ये सब माँ पापा क्या कहेंगे, मैं नहीं पहन सकती ये सब, मेरे सभी दोस्तों की पत्नियाँ पहनती हैं। विनीता, यह अनारकली सूट ले लो, तुम पर खूब फवेगा। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, आजकल तो 60 साल की औरतें भी ये सब पहनती हैं। जो पहनती हैं उन्हें पहनने दो, मैं नहीं पहन सकती। उनके सास ससुर उनके साथ नहीं रहते होंगे, माँ पापा क्या कहेंगे। विनीता, मैं जानता हूँ अपने मम्मी पापा को, वे पुराने विचारों के नहीं हैं। मैंने हर तरह का माहौल देखा है, वे आर्मी अफसर की पत्नी है, वे तुम्हें यह सब पहने देकर खुशी होंगे। मगर विनीता ने राकेश का प्रस्ताव सिरे से नकार दिया। जब विनीता अनारकली सूट जैसी शालीन ड्रेस पहनने को तैयार नहीं हुई तो जींस टॉप क्या पहनेगी। पापा सही कहते थे, घर का रहन सहन, स्कूलिंग, शिक्षा दीक्षा, इन सब का असर इंसान की पर्सनैलिटी और विचारों पर पड़ता है। पत्नी को तरह तरह से सजाने संवारने का राकेश का शौक धीरे धीरे दम तोड़ गया। राकेश नौकरी में ऊंचे पदों पर पहुंचता गया, बच्चे बड़े होते गए, माता पिता वृद्ध होते गए और फिर एक दिन इस दुनिया से चले गए।
विनीता की जैसे जैसे उम्र बढ़नी शुरू हुई तो खुद से बेपरवाह उसका शरीर भी फैलना शुरू हो गया। चेहरे की रौनक जो उम्र की देन थी बिना देखभाल के बेजान होने लगी। लंबे लहराते बाल उम्र के साथ पतली पूंछ जैसे रह गए। वह उन्हें लपेट कर कसकर जोड़ा बना लेती जो उसके मोटे चेहरे को और भी अनाकर्षक बना देता। राकेश कहता, विनीता, मैं तुम में 20-22 साल की लड़की नहीं ढूंढता, पर चाहता हूँ कि तुम अपनी उम्र के अनुसार तो खुद को संवार कर रखा करो। 42 की उम्र ज़्यादा नहीं होती है। मगर विनीता पर कोई असर नहीं पड़ता। धीरे धीरे राकेश ने बोलना ही छोड़ दिया। वह खुद 46 की उम्र में अभी भी 36 से अधिक नहीं लगता था। अपने मोटापे, पहनावे और रहन सहन की वजह से विनीता उम्र में उससे बड़ी लगने लगी थी। अब राकेश का उसे साथ ले जाने का भी मन नहीं करता। ऐसा नहीं था कि वह दूसरी औरतों की तरफ आकर्षित होता था, पर तुलना तो स्वाभाविक रूप से हो जाती थी। आप अभी तक यहाँ बैठे हैं, लाइट भी नहीं जलाई। विनीता लाइट जलाते हुए बोली, चलो खाना खा लो। खाना खाकर राकेश सो गया। आज पुरानी बातें याद करके उसके मन की खिन्नता और भी बढ़ गई थी। विनीता के प्रति जो अजीब सा नफरत का भाव उसके मन में भर गया था वह और भी बढ़ गया। दूसरे दिन राकेश ऑफिस पहुंचा। उसके एक कलीग का तबादला हुआ था। उसकी जगह कोई महिला आज ज्वाइन करने वाली थी। राकेश अपने कैबिन में पहुंचा तो चपरासी ने आकर उसे सलाम किया। फिर बोला, साहब आपको बुला रहे हैं। राकेश बॉस के कमरे की तरफ चल दिया। इजाज़त मांगकर अंदर गया तो उसके बॉस बोले, राकेश, ये निशा शर्मा है। महेंद्र की जगह इन्होंने ज्वाइन किया है। इन्हें इनका काम समझा दो। राकेश ने पलटकर देखा तो खुशी से बोला, अरे निशा तुम। राकेश, तुम यहाँ? निशा सीट से उठ खड़ी हुई। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जी, हम दोनों ने साथ ही इंजीनियरिंग की थी। फिर तो और भी अच्छा है। निशा, राकेश आपकी मदद कर देंगे। जी सर, कहकर दोनों बॉस के कमरे से बाहर आ गए। निशा को उसका काम समझाकर लंच ब्रेक में मिलने की बात कहकर राकेश अपने लैपटॉप में उलझ गया। लंच ब्रेक में निशा उसके कैबिन में आ गई। लंच ब्रेक हो गया, अभी भी लैपटॉप पर नजरें गड़ाए बैठे हो? ओह निशा, वह गर्दन उठाकर बोला। फिर घड़ी देखी, पता ही नहीं चला। चलो कैंटीन चलते हैं। क्यों, तुम्हारी पत्नी ने जो लंच दिया उसे नहीं खिलाओगे? वही खाना है तो उसे खा लो, कह राकेश टिफिन खोलने लगा। खाने की खुशबू चारों तरफ बिखर गई। दोनों खाते खाते पुरानी बातों, पुरानी यादों में खो गए। राकेश देख रहा था, निशा में उम्र के साथ साथ और भी आत्मविश्वास आ गया था। साधारण सुंदर होते हुए भी उसने अपने व्यक्तित्व को ऐसा निखारा था कि अपनी उम्र से 10 साल कम ही दिखाई दे रही थी। राकेश छेड़ते हुए बोला, क्या बात है, तुम्हारे पति तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। उम्र को 7 तालों में बंद कर रखा है। हाँ, वह हंसते हुए बोली, जब उम्र थी तब तुमने देखा नहीं, अब ध्यान दे रहे हो। ओह निशा, तुम भी कहाँ की बात ले बैठी। ये सब संयोग की बातें हैं, उसका कटाक्ष समझकर राकेश बोला। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मुझे घर कब बुला रहे हो? तुम्हारी पत्नी से मिलने का बहुत मन है। मैं भी तो देखूं वह कैसी है, जिसके लिए तुमने कॉलेज में कई लड़कियों के दिल तोड़े थे। राकेश चुप हो गया। थोड़ी देर अपने अपने कारणों से दोनों चुप रहे। फिर निशा ही चुप्पी तोड़ती हुई बोली, लगता है घर बुलाना नहीं चाहते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। जिस दिन भी फुर्सत हो फ़ोन कर देना। उस दिन का डिनर घर पर साथ करेंगे। ठीक है। फिर अगले काफ़ी दिनों तक निशा बहुत बिजी रही। नया नया काम संभाला था। जब फुर्सत मिली तो एक रविवार को फ़ोन कर दिया, आज शाम को आ रही हूँ तुम्हारे घर, कहीं जा तो नहीं रहे हो ना? नहीं नहीं, तुम आ जाओ, डिनर साथ करेंगे। शाम को निशा पहुँच गई। उस दिन तो वह और दिनों से भी ज़्यादा स्मार्ट व सुंदर लग रही थी। राकेश को उसे विनीता से मिलाते हुए भी शर्म आ रही थी। फिर खुद को ही धिक्कारने लगा कि क्या सोच रहा है वह। तभी विनीता ड्राइंग रूम में आ गई। विनीता, यह निशा है, मेरे साथ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती है। विनीता का परिचय कराते हुए राकेश ने निशा के चेहरे के भाव साफ पढ़ लिए। वह जैसे कह रही हो कि यही है वह जिसके लिए तुमने मुझे ठुकरा दिया था। वह थोड़ी देर हैरानी से विनीता को देखती रही। बैठिए ना, खड़ी क्यों हैं? विनीता की आवाज़ सुनकर वह चौकन्नी हुई। विनीता और निशा की पर्सनालिटी में जमीन आसमान का फ़र्क था। दोनों की बातचीत में कुछ भी कॉमन नहीं था, इसलिए ज़्यादा बातें राकेश व निशा के बीच ही होती रही। पर साफ दिल विनीता ने इसे अन्यथा नहीं लिया। खाना खाकर निशा जाने लगी तो राकेश कार की चाबी उठाते हुए बोला,
विनीता, मैं निशा को घर छोड़ आता हूँ। अपने अपने झंझावातों में उलझे राकेश व निशा कार में चुप थे। तभी राकेश अचानक बोल पड़ा, निशा, विनीता पहले बहुत खूबसूरत थी हूँ, पर उसे न सजने संवरने, न पहनने ओढ़ने और न ही पढ़ने लिखने का शौक है। किसी बात का शौक नहीं रहा उसे कभी हूँ, निशा ने जवाब दिया। बहुत कोशिश की उसे बदलने की, बहुत समझाया, पर वह समझती ही नहीं। थक हार कर मैं भी चुप हो गया। क्या खूबसूरती ही सब कुछ होती है राकेश? निशा का स्वर इतना थका था जैसे मीलों की दूरी तय करके आया हो। राकेश उसके थके स्वर के मतलब को समझ रहा था। वह चुप हो गया। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। फिर एकाएक निशा बोली, बातों से समझाकर नहीं मानती तो कुछ करके समझाओ। जब तक दिल पर चोट नहीं लगेगी तब तक नहीं समझेगी। जब तक कुछ खो देने का डर नहीं होगा तब तक कुछ पाने की कोशिश नहीं करेगी। राकेश चुप रहा, निशा की बात को समझा कुछ नहीं। तभी उसने कार एक जगह रोक दी। यहाँ क्यों रोक दी कार? आइसक्रीम खाने के लिए। तुम्हें आइसक्रीम बहुत पसंद है ना? और वो भी आइसक्रीम पार्लर में खाना। तुम्हें याद है अभी तक? निशा संजीदगी से बोली, हाँ क्यों नहीं, दोस्तों की आदतें भी कोई भूलता है क्या? चलो उतरो, राकेश कार का दरवाजा खोलते हुए बोला। दोनों उतरकर आइसक्रीम पार्लर में चले गए। उन्हें पता नहीं चला कि काफ़ी समय हो गया है। फिर निशा को छोड़कर जब राकेश घर पहुंचा तो विनीता उसके इंतजार में चिंतित सी बैठी थी। उसे देखते ही बोली, बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी, मोबाइल भी अब घर भूल गए थे। हाँ देर हो गई। दरअसल आइसक्रीम खाने रुक गए थे। निशा को आइसक्रीम बहुत पसंद है। आइसक्रीम तो हमेशा घर पर रहती है, घर पर ही खिला देते। विनीता का स्वर हमेशा से अलग कुछ झुंझलाया हुआ था। राकेश ने चौंक कर विनीता के चेहरे पर नजर डाली। उसके स्वभाव के विपरीत हल्के से ईर्ष्या की छाया नजर आई। बोला, उसे आइसक्रीम पार्लर में ही खाना पसंद है। फिर बातचीत में भी देर हो गई और फिर कपड़े बदलने लगा। विनीता थोड़ी देर खड़ी रही, फिर बिस्तर पर लेट गई। कपड़े बदलकर राकेश भी बिस्तर पर लेट गया। नींद उसे भी नहीं आ रही थी, पर उसे आश्चर्य हुआ कि हमेशा लेटते ही घोड़े बेचकर सो जाने वाली विनीता आधी रात तक करवटें बदलती रही। राकेश को निशा की बात याद आ गई कि जब तक दिल पर चोट नहीं लगेगी, कुछ खोने का डर नहीं होगा, तब तक कुछ पाने की भी कोशिश नहीं करेगी। अब राकेश अक्सर ऑफिस से घर आने में कुछ देर करने लगा। कभी उससे कुछ न पूछने वाली विनीता अब कभी कभी उससे देर आने का कारण पूछने लगी। वह भी लापरवाही से जवाब दे देता। निशा को कुछ शॉपिंग करनी थी, उसके साथ चला गया था। उसके पति तो यहाँ पर है नहीं अभी। और फिर विनीता के चेहरे के भाव देखना नहीं भूलता। वह देखता कि निशा का नाम सुनकर विनीता का चेहरा सुहा पड़ जाता। पति पत्नी के बीच के उस महीन अदृश्य अधिकार सूत्र को उसने कभी पकड़ा ही नहीं था। अब अक्सर यही होने लगा। राकेश किसी न किसी कारण से देर घर आता। छुट्टी वाले दिन भी निकल जाता, कभी कभी शाम को भी निकल जाता और खाना खाकर घर पहुंचता। विनीता के पूछने पर कह देता कि निशा के साथ था। विनीता कसमसा जाती, कुछ कह नहीं पाती। खुद की तुलना निशा से करने लगती। कब कहाँ किस मोड़ पर छोड़ दिया उसने पति का साथ। वह आगे निकल गया और वह वहीं पर खड़ी रह गई। वापस आकर राकेश मुंह फेरकर सो जाता और वह तकिए में मुंह गड़ाए आंसू बहाती रहती। ऐसा तो कभी नहीं हुआ उसके साथ। उसने इस नज़र से कभी सोचा ही नहीं राकेश के लिए। राकेश को खो देने का डर कभी पैदा ही नहीं हुआ। मन में तो आंसू आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। घर, बच्चे, सास ससुर की सेवा, घर का काम और पति की देखभाल, जीवन यहीं तक सीमित कर लिया था उसने। पति इसके अलावा भी कुछ चाहता है, इस तरफ तो उसका कभी ध्यान ही नहीं गया। विनीता छटपटा जाती। दिल करता झंझोड़कर पूछे राकेश से, क्यों कर रहे हो ऐसा? निशा क्या लगती है तुम्हारी? पर पता नहीं क्यों कारण जैसे उसकी समझ में आ रहा था। निशा के व्यक्तित्व के सामने वह अपने आप को बौना महसूस कर रही थी। एक दिन रविवार को विनीता तैयार होकर घर से निकल गई। निशा खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तभी घंटी बज उठी। निशा ने दरवाजा खोला तो विनीता को खड़ा देखकर चौंक गई। पूछा, विनीता तुम यहाँ? इस समय राकेश कहाँ है? वे घर पर नहीं थे। मैं तुमसे मिलने आई हूँ निशा, विनीता सहमी हुई सी बोली। विनीता के बोलने के अंदाज पर निशा को उस पर दया सी आ गई। हाँ हाँ विनीता, अंदर आओ ना। वह उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई अंदर ले आई। बैठो। विनीता थोड़ी देर चुप रही। कभी उसका चेहरा देखती तो कभी नीचे देखने लगती, जैसे तोल रही हो कि क्या बोले और कैसे बोले।
विनीता घबराओ मत, खुलकर बोलो, क्या काम है मुझसे। वह आजकल राकेश कुछ बदल से गए हैं। बोलते बोलते वह हकला सी गई। जब से तुम आई हो सुनकर निशा जोर से हंस पड़ी। अक्सर घर से गायब रहने लगे हैं, तुम्हारे पास आ जाते हैं। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम तो शादीशुदा हो निशा, मुझसे मेरा पति मत छीनो। निशा हंसते हंसते चुप हो गई। थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोली, तुम्हारा पति मैं नहीं छीनना चाहती विनीता। तुमने खुद उसे अपने से दूर कर दिया है। मैंने कैसे कर दिया है? वे आजकल तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे साथ पिक्चर जाना, तुम्हें शॉपिंग कराना, तुम्हारे साथ घूमना। न बच्चों पर ध्यान देते हैं न घर पर। विनीता, सबसे पहले तो इस बात का विश्वास करो कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे बीच ऐसा कुछ होता तो बहुत पहले हो जाता, तब तुम राकेश की ज़िंदगी में ना होती। हम दोनों के बीच दोस्ती से अधिक कुछ नहीं। वह कभी कभी मेरी मदद के लिए ज़रूर आता है, पर हमेशा मेरे साथ नहीं होता। फिर कहाँ जाते हैं? अब या तो राकेश ही जाने कि वह कहाँ जाता है, लेकिन क्यों जाता है ये मैं समझ सकती हूँ। क्यों जाते हैं? विनीता अचंभे से निशा को देखते हुए बोली। विनीता, शिक्षा का मतलब डिग्री लेना ही नहीं होता, नौकरी करना ही नहीं होता। एक गृहिणी होते हुए भी तुमने ऐसा कुछ किया जो सिर्फ खुद के लिए किया हो। अब वह जमाना नहीं रहा विनीता। जब कहते थे कि पति के दिल पर राज करना है तो पेट से रास्ता बनाओ, मतलब कि अच्छा खाना बनाओ। अब सिर्फ खाना बनाना ही काफ़ी नहीं है। अच्छा खाना बनाना आए या ना आए, पर पति के दिल को समझना जरूर आना चाहिए। अब एक गृहिणी की प्राथमिकताएं भी बहुत बदल गई है। क्यों नहीं तुमने खुद को बदला समय के साथ? कभी राकेश की बगल में खड़े होकर देखा है खुद को? राकेश एक खूबसूरत, उच्च शिक्षित व सफल पुरुष है, और तुम खुद कहाँ हो? न तुमने अपनी शिक्षा बढ़ाई, न तुमने अपने रख रखाव पर ध्यान दिया, न पहनावे पर, न अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने पर। तुम्हारा उच्च शिक्षित पति तुम्हारे साथ आखिर बात भी करे तो किस टॉपिक पर? वह समय अब नहीं रहा विनीता, जब उच्च शिक्षित पत्नियों की पत्नियां अनपढ़ भी हुआ करती थी। निशा थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोली, नौकरी करना ही जरूरी नहीं है। एक शिक्षित, स्मार्ट, सामान्य ज्ञान से भरपूर, अंदर बाहर के काम संभालने वाली गृहिणी भी पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होने की ताकत रखती है। पर तुमने किचन से बाहर निकलकर खुद के बारे में कभी सोचा हो तब तो? क्या राकेश का दिल नहीं करता होगा कि उसके दोस्तों की बीवियों की तरह उसकी पत्नी भी स्मार्ट और शिक्षित दिखे? इतना वजन बढ़ा लिया है तुमने, इस बेडौल शरीर को ढोना तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तुम अच्छी पत्नी तो बनी विनीता, पर अच्छी साथी न बन सकी अपने पति की। सोचो विनीता, कई लड़कियों को ठुकराकर रमेश ने तुम्हें पसंद किया था। कहाँ खो गई हो वह विनीता जिसे वह दीवानों की तरह प्यार करता था? निशा की बातें सुनकर विनीता को याद आने लगा कि ऐसा कुछ राकेश भी कहता था। कई तरह से कई बातें समझाना चाहता था, पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया। राकेश की बातें कभी समझ में नहीं आई, पर निशा की बातें उसके कहने के अंदाज से समझ में आ रही थी। निशा उसे चुप देकर फिर बोली, विनीता, आज यह बात स्त्रियों पर ही नहीं पुरुषों पर भी समान रूप से लागू होती है। स्मार्ट और शिक्षित स्त्री भी अपने पति में यही सब गुण देखना पसंद करती है। बड़ी उम्र की महिलाएं भी आज अपने प्रति उदासीन नहीं हैं। वे अपने रख रखाव के प्रति सजग हैं। बेडौल पति तो उन्हें भी अच्छा नहीं लगता, फिर पुरुष की तो यह फितरत है। तो मैं अब क्या करूं निशा? विनीता हताश से बोली, करना चाहोगी तो सब कुछ आसान लगेगा। पहले तो घर के पास वाला जिम ज्वाइन कर लो। तरह तरह के पकवान बनाना थोड़ा कम करो। रोज का अखबार पढ़ो, टीवी पर समाचार सुनो। बाहर के हर कार्य के लिए बेटे और राकेश पर निर्भर मत रहो, खुद करो। इन सब बातों से विश्वास बढ़ता है, और विश्वास बढ़ाने से व्यक्तित्व निखरता है, और व्यक्तित्व निखरने से पति पर अधिकार भावना खुद आ जाएगी। निशा की बात सुनकर विनीता खुद में गुम हो गई। फिर खुद से एक वादा सा करते हुए बोली, मुझे माफ़ कर देना निशा, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं आज ही से तुम्हारी बात पर अमल करूंगी। बस एक बात की उम्मीद कर सकती हूँ तुमसे। हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारी मेरी यह मुलाकात राकेश को कभी पता न चले, कभी पता नहीं चलेगी। मुझ पर विश्वास करो। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि किसी भी कारण से तुम दोनों के बीच दूरी आए। हमारी यह मुलाकात मेरे सीने में दफन हो गई। तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। विनीता घर आ गई। घर लौटते हुए जिम में बात करती आई। 4 महीने का पैकेज था। जिम चलाने वाले ने शर्त या 15 किलोग्राम वजन घटाने का वादा किया था। उसे एक डाइट चार्ट भी दिया कि उसे सख्ती से इसका पालन करना होगा।
राकेश से बिना कुछ बोले विनीता अपने अभियान में जुट गई। सच है, कोई कितना भी बदलना चाहे किसी को तब तक नहीं बदल सकता जब तक कोई खुद ना बदलना चाहे। अब विनीता का नियम बन गया था रोज अखबार पढ़ना और टीवी पर समाचार सुनना। उसने अखबार वाले से कई पत्र पत्रिकाएं भी लगा ली थी। घर की साफ सफाई और पकवान बनने कुछ कम हो गए थे, पर किसी के जीवन पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। अलबत्ता विनीता की जिंदगी बदलने लगी थी। अब वह अक्सर किसी न किसी काम से घर से निकल जाती। इससे खुद को तरोताज़ा महसूस करती। बाहर के काम खुद करने से उसे संतुष्टि महसूस होती, जिससे उसमें आत्मविश्वास आना शुरू हो गया था। राकेश उसमें धीरे धीरे आने वाले परिवर्तन को देख रहा था, पर सोच रहा था कि थोड़े दिन की बात है, जो उसकी बेरुखी की वजह से शायद विनीता में आ गया हो। थोड़े दिनों में अपने फिर पुराने ढर्रे पर आ जाएगी। लेकिन विनीता अपने उसी दिनचर्या पर कायम रही। 4-5 महीने होते होते विनीता का वजन 15 किलोग्राम कम हो गया। बदन के उतार चढ़ाव की प्रखरता फिर अपनी मौजूदगी का एहसास कराने लगी। चेहरे की चर्बी घटकर कसाव आने से चेहरा कांतिमय हो गया। बड़ी बड़ी झिलसी आंखें जो चर्बी बढ़ने से छोटी हो गई थी, फिर से अपनी गहराई नापने लगी। राकेश देखता कि अक्सर वह खाली समय में पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हुए मिलती या फिर बच्चों से कंप्यूटर सीखने का प्रयास करती। वह विनीता को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुनता तो उसे विनीता के लहजे व बातचीत पर हैरानी होती। उसकी बातचीत का अंदाज तक बदल चुका था। एक दिन उसने पार्लर जाकर अपने पूंछ जैसे बाल भी कटवा लिए। कंधों तक लहराते बालों में जब उसने शीशे में अपना चेहरा देखा तो खुद को ही नहीं पहचान पाई। उसने कटे बालों को रबर बैंड से बांधा और घर आ गई। दूसरे दिन उन्हें सपरिवार मामा जी के घर जाना था। बच्चे तैयार होकर बाहर निकल गए थे। राकेश भी तैयार होकर बाहर निकला। कार बैक करके खड़ी की और विनीता के बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद विनीता को देर करते देख वह उसे बुलाने अंदर चला गया। कहाँ हो विनीता, कितनी देर लगा रही हो? जल्दी करो, देर हो रही है, कहता हुआ वह बेडरूम में चला गया। उसने देखा चूड़ीदार सूट पहने एक सुंदर व स्मार्ट सी ज्योति अपने कंधों तक लहराते बालों पर कंघी फेर रही है। विनीता, आवाज़ सुनकर विनीता ने पलटकर देखा। विनीता, ये तुम हो? राकेश उसे खुशी मिश्रित आश्चर्य से देख रहा था। उसे सामने देखकर विनीता ऐसे शर्मा रही थी जैसे कल ही शादी हुई हो। राकेश उसके करीब आ गया। विश्वास नहीं हो रहा कि यह तुम हो। तुम्हें देखकर तो आज 17-18 साल पहले के दौर में पहुंच गया हूँ। कितनी सुंदर लग रही हो। वह उसकी झील से गहरी आंखों में डुबकी लगाते हुए बोला। चलो हटो, ऐसे ही बोल रहे हो, बहुत सताया आपने मुझे। सच कह रहा हूँ विनीता, प्यार तो मैं तुमसे हमेशा ही करता था, पर पति पत्नी को एक दूसरे को प्यार करने के लिए प्यार के माध्यम कभी कम नहीं होने देना चाहिए। वह उसे बाहों में भरते हुए बोला। आज तो दिल बहकने को कर रहा है। मुझे माफ़ कर दो राकेश, मैंने आपकी बातें समझने में बहुत देर कर दी। कोई बात नहीं, आपकी समझ तो गई, पर अब मेरा मामा जी के घर जाने का मूड नहीं है। बच्चों को भेज देते हैं। राकेश शरारत से उसके कान के पास मुँह लाकर बोला। ठीक है। राकेश की बात समझ खिलखिलाते ही विनीता ने अपनी बाहें राकेश के गले में डाल दी। दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार ज़रूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।